नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ मनी। तो फंक्शन ऑफ मनी क्या है कि मनी का जो मेन फंक्शन है वो है प्राइमरी फंक्शन। तो मनी का प्राइमरी फंक्शन है कि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करती है। मान लो ये एक इंडिविजुअल है, ये किसी दूसरे इंडिविजुअल से कोई गुड्स परचेज करना चाहता है। तो यदि दूसरे इंडिविजुअल से गुड परचेज करना चाहता है तो उसके लिए क्या करता है, इसको मनी पे करता है। तो मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करती है। मनी में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करती है? मनी में फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि मनी जनरलाइज परचेजिंग पावर होती है। परचेजिंग पावर मतलब परचेज करने की उसकी क्षमता, और जनरलाइज परचेजिंग पावर मतलब मनी से किसी भी चीज़ को खरीदा जा सकता है। मनी पे करके आप कपड़ा भी खरीद सकते हो, मनी पे करके आप किसी भी कमोडिटी को परचेज कर सकते हो। तो ये मनी की जनरलाइज परचेजिंग पावर है। सेकंड, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करने का कोज है कि मनी क्या करती है, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट को कम कर देती है। ये क्या चीज़ है कि जब मनी नहीं थी तो जो ट्रांजैक्शन होता था वो ट्रांजैक्शन होता था बार्टर सिस्टम में। तो बार्टर सिस्टम में क्या है कि मान लो ये इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल के पास में गेहूं है और इस इंडिविजुअल के पास में मान लो कपड़ा है। तो ये गेहूं इसे देना चाहता है, ये कपड़ा इसे बेचना चाहता है। तो ये ट्रांजैक्शन तभी कंप्लीट होगा जब पर्सन ए उसको कपड़े की डिमांड हो, पर्सन सेकंड उसे गेहूं की डिमांड हो। जब डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट, दोनों की वांट्स का डबल को इंसिडेंस होगा तभी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। तो मनी में ये सिस्टम ख़त्म हो जाता है। अगर ये गेहूं बेचना चाहता है तो कोई भी इसे मनी पे करेगा, इसको यह चीज़ की आवश्यकता नहीं है कि इसको कपड़ा ज़बरदस्ती लेना ही पड़ेगा। सेकंड, मनी की प्राइमरी फंक्शन है, ये मनी का प्राइमरी फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड है यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट में इसका है कि मान लो कपड़ा है 5 मीटर, दूध है 10 लीटर। यदि हमें ये देखना है कि पर मंथ हमारा कितना खर्चा हुआ, तो हम मान लो 5 मीटर कपड़ा लेने में हमें रुपए लगे 1000 रुपीज़। 10 लीटर दूध परचेज करने में हमें लगे 300 रुपीज़। तो टोटल मंथ का खर्चा हो गया 1300 रुपये। तो हमने किया क्या कि कपड़े की लेंथ थी मीटर में, दूध की यूनिट थी लीटर में, इन दोनों को कन्वर्ट कर लिया रुपीज़ में। तो मनी क्या करती है, कॉमन डिनोमिनेशन होती है डिफरेंट यूनिट के लिए। किसी भी यूनिट को मनी के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसीलिए कहते हैं कि ये मनी के दोनों प्राइमरी फंक्शन है। अब आता है मनी का सेकेंडरी फंक्शन क्या है। मनी का सेकेंडरी फंक्शन है कि मान लो ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, इस पर्सन ने इस पर्सन से कोई गुड्स परचेज किया और ये बोल दिया कि भविष्य में मैं आपको उस गुड्स के लिए 1 लाख रुपये पे करूँगा। तो ये इस तरह के ट्रांजैक्शन कहलाते हैं डिफर्ड ट्रांजैक्शन, मतलब भविष्य में पेमेंट किया जाएगा। तो मनी क्या करती है, डिफर्ड पेमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड क्रिएट करती है कि भविष्य में ये फ्यूचर ऑब्लिगेशन है कि इसको 1 लाख रुपये पे करेगा। सेकंड क्या है कि हम मनी को स्टोर कर सकते हैं, मनी की एक स्टोर वैल्यू है। नेक्स्ट है कि मनी की नेगेटिव एक्सपेक्ट क्या है। मनी का नेगेटिव एक्सपेक्ट ये है कि मनी इन्फ्लेशन शो करती है। हमें अभी देखा कि मनी का सेकेंडरी फंक्शन क्या है कि मनी को स्टोर किया जा सकता है, मनी डिफर्ड पेमेंट में काम आती है। मान लो इस पर्सन ने इस पर्सन से कोई गुड्स परचेज किया और इसने इसको कहा कि 1 लाख रुपए मैं आपको फ्यूचर में पे कर दूंगा, फ्यूचर की कोई फिक्स डेट होगी वहाँ 1 लाख रुपए पे कर दूंगा। यदि इस टाइम के दौरान 1 लाख रुपए की वैल्यू मार्केट में कम हो गई, पहले 1 लाख रुपए में मान लो एक 100 कमोडिटी आती थी, अब 1 लाख रुपए में केवल 10 कमोडिटी आएगी, तो मनी की वैल्यू कम हो गई। मार्केट में मनी की वैल्यू का कम होना कहलाता है इन्फ्लेशन, कि उसी वैल्यू की मनी से यदि आप कम कमोडिटी परचेज कर पाओ तो मनी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो मनी की वैल्यू का कम होना कहलाता है इन्फ्लेशन। तो ये मनी में नेगेटिव एस्पेक्ट है, इसीलिए सेकेंडरी फंक्शन मतलब मनी का स्टोर के रूप में काम करना या मनी का डिफर्ड पेमेंट के रूप में काम करना, ये सेकेंडरी फंक्शन है। मीन ऑफ ट्रांजेक्शन और कॉमन डिनोमिनेशन ऑफ यूनिट, ये मनी के प्राइमरी फंक्शन है। फिर आता है बार्टर सिस्टम में क्या कमी थी। बार्टर सिस्टम में क्या था, एक तो वैल्यूएशन प्रॉब्लम था। मान लो आपको गेहूं बेचना है तो सामने वाला जितना मूल्य उसका तय करेगा, हमें उतना उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर है कि वेल्थ को स्टोर नहीं किया जा सकता,
जैसे गेहूं को स्टोर करोगे तो ख़राब हो जाएगा लंबे समय बाद में। दूसरा, इस तरह के सिस्टम में, बार्टर सिस्टम में आरबीआई की तरह कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं था जो पूरे ट्रांजैक्शन को कंट्रोल कर सके। फोर्थ है कि ट्रांजैक्शन बार्टर सिस्टम बहुत कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि बार्टर सिस्टम में हमें अभी देखा कि उसमें डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स की ज़रूरत होती है। डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स के बिना ट्रांजैक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा, तो हमें वेट करना पड़ेगा कब डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट क्रिएट होगी। फिर होता है कि इसके अंदर क्या होता है, बार्टर सिस्टम में स्पेशलाइजेशन डिस्करेज होता है। जैसे मान लो जब मॉनेटरी सिस्टम है, तो यदि मैंने कोई किसी भी चीज़ का पेटेंट ले लिया, तो यदि मेरे पेटेंट का कोई भी, मान लो मेडिसिन का पेटेंट लिया और 20 साल तक मेरे पेटेंट को यूज करता है, तो मेरे को क्या करता रहेगा, पे करता रहेगा। इस तरह का कंडीशन बार्टर सिस्टम में नहीं थी, तो बार्टर सिस्टम स्पेशलाइजेशन को डिस्करेज करता था। फिर है टाइप ऑफ मनी, और टाइप ऑफ मनी में क्या होता है, सबसे पहले होता है फुल बॉडीड मनी। तो फुल बॉडीड मनी मीन्स क्या है कि यदि मान लो ये मनी है, इस मनी पर 10 रुपीज़ लिखा हुआ है, और यदि इसकी मेटल का अगर आप वैल्यू देखें तो वो भी 10 रुपये है, तो इसे कहते हैं फुल बॉडीड मनी, कि मनी पर प्रिंट और मनी के मेटल की वैल्यू बराबर है। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। ये क्या चीज़ है, ये मान लो आरबीआई है, जो आरबीआई के पास में ये गोल्ड पड़ा है, मान लो आरबीआई के पास में 500 करोड़ का गोल्ड पड़ा है, तो आरबीआई ने क्या किया कि इस 500 करोड़ गोल्ड के रेस्पेक्ट के अंदर 500 करोड़ की मनी प्रिंट करके दे दी। मतलब जिस तरह से हमने फुल बॉडीड मनी में देखा ना, जो फेस वैल्यू है वही मेटल की वैल्यू के बराबर है, तो यहाँ इन नोटों के 500 करोड़ के नोटों की जो फेस वैल्यू, ये तो 500 करोड़ है, लेकिन इसकी मेटल इसके अंदर नहीं छुपी हुई, इसकी मेटल है यहाँ। तो ये 500 करोड़ अपनी जो वैल्यू है उसको डेराइव्ड करते हैं आरबीआई के पास पड़ा हुआ 500 करोड़ का सोना, या इसे कहते हैं बुलियन, जो एक्सपेंसिव मेटल होती है, जैसे मान लो सिल्वर या गोल्ड, ये बुलियन है। तो आरबीआई के पास बुलियन है, इस बुलियन से इस 500 करोड़ के रुपीज़ ने क्या किया, अपनी वैल्यू जनरेट की। तो इसने अपनी डेराइव की वैल्यू, इसने अपनी वैल्यू को डेराइव किया इस 500 करोड़ के गोल्ड से, इसलिए इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। अगर इन 500 करोड़ के रुपये की अगर आप मेटेलिक वैल्यू देखोगे तो हो सके इसकी मेटेलिक वैल्यू 5000 के आसपास ही ना हो, लेकिन इस तरह का रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी होता है जब आरबीआई अपने पास में रखे हुए बुलियन के रिस्पेक्ट के अंदर मनी जारी करती है। फिर होता है टोकन मनी। क्या होती है टोकन मनी? पेपर मनी या क्रेडिट मनी, जो हम देखते हैं जो कागज़ की मुद्रा होती है। कि आरबीआई ने क्या किया, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड जो मनी आरबीआई प्रिंट करती थी, उस फुल बॉडीड मनी को आरबीआई ने बंद कर दिया, क्योंकि मान लो 17,000 करोड़ की अगर मार्केट के अंदर मनी है, तो 17,000 करोड़ का तो गोल्ड आरबीआई नहीं रख सकती। तो आरबीआई ने अब शिफ्ट कर लिया टोकन मनी की तरफ। टोकन मनी की तरफ क्या है कि जो पेपर की वैल्यू है वो उस पर अंकित फेस वैल्यू से काफ़ी कम है। फिर से फीएट मनी क्या होती है? फीएट का मतलब होता है फरमान। फीएट का मतलब होता है फरमान। मान लो ये रुपये है, इसके ऊपर गवर्नमेंट की कोई भी मोहर लगी है, गवर्नमेंट का किसी भी बड़े अधिकारी का साइन है, तो ये फीएट मनी है। मतलब गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी दे दी कि ये एक कागज़ का टुकड़ा मनी की तरह काम करेगा, तो इसे कहते हैं फीएट मनी। गवर्नमेंट की अथॉरिटी छुपी है उस मनी के पीछे। फिर फ्यूडिशरी मनी क्या कहलाती है? कि फ्यूडिशरी मतलब होता है फेथ। कुछ ऐसी मनी जो फेथ पर काम करती है उसे कहते हैं फ्यूडिशरी मनी। जैसे मान लो इस पर्सन से कोई गुड्स परचेज किया और इसे चेक जारी किया, मान लो उसको 1 लाख का चेक जारी किया। अगर इस पर्सन को यह नहीं पता कि इस बंदे के अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए है कि नहीं है, लेकिन उसने गुड्स देख के चेक ले लिया, तो ये बैंक में जाएगा तब इसे पता चलेगा कि इसके अकाउंट में पैसे थे भी कि नहीं थे, चेक बाउंस करेगा कि नहीं करेगा। तो इसने विश्वास के आधार पर जो चेक लिया, तो इस तरह की मनी कहलाती है फ्यूडिशरी मनी। डिमांड ड्राफ्ट जो बनाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट कभी भी फ्यूडिशरी मनी नहीं होता, क्योंकि एक पर्सन यदि इसने 1 लाख का गुड्स परचेज किया, इसको 1 लाख का डीडी दे दिया, तो डिमांड ड्राफ्ट तभी बनता है जब इस पर्सन के अकाउंट में पैसे होते हैं। तो डिमांड ड्राफ्ट कभी भी फ्यूडिशरी मनी की तरह काम नहीं करता। फिर आता है प्राइमरी मनी और सेकेंडरी मनी। क्या है? मान लो ये पर्सन है, इस पर्सन के पास में 500 रुपये है, तो ये कहलाती है प्राइमरी मनी जो हमारे पास में होती है। इस पर्सन का मान लो बैंक के अंदर अकाउंट है, इसके पास बैंक में 2 तरह के अकाउंट है। एक इसके पास है सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। ये दोनों तरह के अकाउंट है।
इसी बंदे का पोस्ट ऑफिस के अंदर भी सेविंग अकाउंट है, और पोस्ट ऑफिस के अंदर भी इसका कोई फिक्स डिपॉजिट है। तो इसका बैंक के अंदर या पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई भी डिमांड डिपॉजिट, ये हम आगे पढ़ेंगे कि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, टर्म डिपॉजिट क्या होता है। तो डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट ग्रुप में जो मनी स्टोर है वो इसकी कहलाती है सेकेंडरी मनी। तो प्राइमरी मनी होती है हाथ में, सेकेंडरी मनी होती है बैंक या पोस्ट ऑफिस के अंदर डिपॉजिट के रूप में। आगे कैलकुलेशन में देखेंगे जब हम मॉनिटरी सप्लाई, जो मार्केट में मनी सप्लाई की कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें एक तो आता है करेंसी, वो करेंसी है प्राइमरी मनी। सेकेंडरी इसके अंदर आता है डिमांड डिपॉजिट, और थर्ड आता है फिक्स्ड डिपॉजिट। ये डिमांड डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट, ये दोनों किस तरह की मनी है, तो सेकेंडरी मनी है। इसका मतलब मनी सप्लाई के कैलकुलेशन के अंदर प्राइमरी मनी और सेकेंडरी मनी का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट है कि जो भी हम नोट्स देखते हैं, इन नोट का जारीकर्ता कौन है, आरबीआई। आरबीआई प्रिंट करता है। यदि कोइन के रिस्पेक्ट में देखें तो कोइन सारे के सारे मिंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोइन की डिजाइन भी फिक्स करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मान लो गांधी जी की 150वीं जयंती पूरी होगी तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर गांधी जी लगा दिए। तो या मान लो भारत बांग्लादेश की कुछ संधि के काफ़ी साल हो गए तो उनकी कोई ना कोई इस तरह का डिज़ाइन दे दिया। तो सिक्के की डिज़ाइन तय करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन कितनी मात्रा में सिक्के मार्केट के अंदर सप्लाई किए जाएंगे, क्योंकि जैसे ही सिक्के मार्केट के अंदर आएंगे तो सिक्के मार्केट में एक लिक्विडिटी क्रिएट करेंगे, जो मनी सप्लाई का हिस्सा बनेंगे। तो कितनी लिक्विडिटी है ये तो आरबीआई कंट्रोल करती है। तो सिक्के चाहे गवर्नमेंट मिंट कर दे या सिक्के चाहे गवर्नमेंट डिजाइन कर दे, मार्केट में सिक्के की क्वांटिटी कितनी सप्लाई होगी ये डिसाइड करेगा आरबीआई। 1 रुपये का नोट होता है, 1 रुपये जैसे नॉर्मल नोट के ऊपर तो गवर्नर का साइन होता है, 1 रुपये के नोट के ऊपर साइन होता है सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस का। ऐसा इसलिए होता है कि जब 1 रुपये के नोट की वैल्यू थी तो उसमें आरबीआई तो एक अलग एंटिटी थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग एंटिटी थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सोवरेनिटी है, वो सोवरेनिटी को एक तरह से दर्शाने के लिए अभी भी 1 रुपये के नोट पर सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस का साइन कंटिन्यू किया गया है। फिर नियर मनी क्या होती है, जो हाईली लिक्विड, नियर मतलब पास में, एक ऐसी मनी जो हर समय मेरे पास में रहे, जब मुझे ज़रूरत हो वो मनी मेरे काम आ सके। तो जो हाईली लिक्विड मनी होती है जिसे मैं आसानी से लिक्विड कर सकता हूँ वो कहलाती है नियर मनी। जैसे मान लो आपके पास शेयर है और आपके पास एक गोल्ड है, तो गोल्ड को लिक्विड करके अगर आप रुपए इकट्ठा करने चाहे तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा, गोल्ड की मूल्य तय करना पड़ेगा, फिर कहीं जाके बैंक आपको पैसा देगा। लेकिन शेयर को तो आप ऑनलाइन आसानी से ट्रांजैक्शन करके मनी इकट्ठा कर सकते हो। तो जो आसानी से लिक्विड हो सकते हैं उसे कहते हैं नियर मनी। जैसे मान लो बर्फ़ है, ये आसानी से लिक्विड हो सके तो इसको हम कह दिए लिक्विड मनी है। प्लास्टिक मनी क्या होती है, जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है, ये क्या कहलाते हैं, प्लास्टिक मनी। फिर है लीगल टेंडर मनी क्या होती है। लीगल टेंडर मनी होता है कि आप उस मनी को लेने से रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि लीगली बाउंड है कि उस मनी के रूप में आप ट्रांजैक्शन को स्वीकार किया जाए। लेकिन ये लीगल टेंडर मनी क्या है कि ये जब तक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है या कोई भी डेट इनकट होता है उसके बाद में मनी लीगल टेंडर की तरह काम करती है। कैसे, मान लो इस पर्सन ने कोई ऑटो किया, इस पर्सन ने ऑटो किया और इस ऑटो ने इसको इस प्लेस से इस प्लेस पर छोड़ा। अब ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब यदि ये बंदा इस ऑटो वाले को 2000 का नोट दे तो ऑटो वाला लीगली बाउंड है कि 2000 के नोट को स्वीकार करे और उसका पेमेंट करे। जितना पेमेंट खुद का है उतना ले ले, बाकी रिटर्न कर दे। लेकिन यदि ये इस जगह से इस जगह छोड़ने से पहले, ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने से पहले अगर ये कंडीशन ऑटो वाला क्रिएट कर दे कि भाई साहब 2000 का नोट मैं नहीं लूँगा, मैं 100 रुपये से ज़्यादा का नोट नहीं लूँगा, तब ये लीगल टेंडर की तरह काम नहीं करेगा। तो मनी लीगल टेंडर की तरह कब काम करती है, जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है, कोई डेट इनकरेक्ट हो जाता है। जैसे मान लो इसने इसको यहाँ छोड़ दिया तो ये ऑटो वाला अब उससे क्या 100 रुपये मांगता है। तो ये डेट अगर इनकट हो गया या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया तब वो मनी लीगल टेंडर की तरह काम करती है। फिर आता है लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या है। सबसे पहले देखते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या है। जैसे मान लो ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो एक बंदा दूसरे बंदे को 1 रुपये के नोट में 5 लाख रुपए पे करना चाहता है, तो दूसरे बंदे को लेने ही पड़ेंगे क्योंकि अनलिमिटेड
लीगल टेंडर मनी है। एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। क्या होती है? जैसे आप यदि 50 पैसे के रूप में किसी को पेमेंट करना चाहो तो आप हाईएस्ट 10 रुपये तक पेमेंट कर सकते हो। 50 पैसे 10 रुपये तक लीगल टेंडर की तरह काम करेगी। 10 रुपये से ऊपर वो लीगल टेंडर की तरह काम नहीं करेगा। सामने वाला बंदा 12 रुपये के पेमेंट को 50 पैसे के सिक्के के रूप में मना कर सकता है। तो 50 पैसे का सिक्का 10 रुपये तक एक लिमिटेड लीगल टेंडर की तरह काम करता है। इस लिमिट तक तो वो लीगल टेंडर है, इस लिमिट से ऊपर वो लीगल टेंडर नहीं है। फिर आता है हॉट मनी। क्या होती है? हॉट मनी क्या होता है? जैसे मान लो एक इंडिविजुअल है या कोई भी, तो ये मान लो भारत में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके दो रूट है। ये भारत के अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इसे कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। यदि भारत के अंदर एक कंपनी बनाए, ज़मीन खरीदे, अपना सेटअप स्थापित करे तो इसी ये कहता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अगर मान ले भारत के शेयर मार्केट में मंदी आए या रिसेशन आए तो ये क्या कर सकता है कि बंदा भारत के शेयर मार्केट में से अपने पैसे वापस ले जा सकता है और किसी दूसरे देश में जाके इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसे कहते हैं हॉट मनी। मतलब कोई भी इन्वेस्टर आया वो कितने आसानी से अपना पैसा वापस ले जा सकता है, ये कहलाती है हॉट मनी। तो FII के रूप में किसी ने इन्वेस्ट किया और वो अब वापस पैसा जल्दी से ना ले जा सके तो दूसरे कंट्री में टैक्स लगता है, जिसे टोबिन टैक्स कहते हैं। तो भारत में टोबिन टैक्स जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि हम आगे पढ़ेंगे। जैसे अकाउंट की कन्वर्टिबिलिटी होती है, जैसे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, तो भारत में पहले से ही कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। यदि आपने टोबिन टैक्स जैसी चीज़ लगा दी तो भारत में इन्वेस्टमेंट और कम हो जाएगा। फिर नॉन लीगल टेंडर मनी क्या होती है? जिसमें कोई लीगल टेंडर नहीं होता। जैसे मान लो इस पर्सन ने 1 लाख रुपए का गुड्स लिया इससे और ये इसको 1 लाख रुपए का चेक देना चाहिए, तो ये पर्सन इसको मना कर सकता है कि मैं चेक में पेमेंट नहीं लूँगा, मैं तो पैसे में पेमेंट लूँगा या रुपये में पेमेंट लूँगा। ऐसा क्यों? कि चेक नॉन लीगल टेंडर मनी है। आप किसी को भी चेक लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। फिर आता है कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो डीमोनेटाइजेशन में क्या है कि करेंसी का लीगल टेंडर RBI ने ख़त्म कर दिया। जैसे 500 1000 का नोट अब लीगल टेंडर की तरह काम नहीं करेगा। तो भारत में 1946 में डीमोनेटाइजेशन हुआ, 1978 में डीमोनेटाइजेशन हुआ और नवंबर 2016 में हुआ। तो ये पूछा जा सकता है भारत में डीमोनेटाइजेशन कितनी बार हुआ? 3 बार। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्यों डीमोनेटाइजेशन किया? पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि काउंटरफेट करेंसी, जो नकली मुद्राएं हैं उसको कम कर दे, बाजार से निकल जाएगी। 500 का नोट ही जब चेंज हो गया। टू रिमूव करप्शन, किसी ने करप्शन के रूप में अगर पैसा इकट्ठा कर रखा है 500 1000 रुपये के नोट तो उसके कुछ काम के नहीं रहेंगे। टू रिमूव टेररिज्म, क्यों टेररिस्ट की अगर फंडिंग होती है, अगर नए नोट प्रिंट होते हैं तो टेररिस्ट कहाँ से पैसा लेके आएंगे। टू डिक्रीज ब्लैक मनी। फिर आता है 5वां आता है केस बेस इकोनॉमी को कम करके डिजिटलाइजेशन बढ़ाना, कि केस के रूप में पेमेंट को कम करना और डिजिटल पेमेंट या डिजिटल पेमेंट को इंक्रीज करना। तो भारत में अगर आप देखोगे तो केस और GDP का रेशियो 11 से 12%। तो भारत ने डीमोनेटाइजेशन इसलिए किया ताकि ये 11 से 12% से भी कम हो जाए। लेकिन ये धारणा कभी नहीं बनानी चाहिए कि विकसित देशों में केस अपॉन GDP का रेशियो हमेशा कम होता है। जापान एक डेवलप्ड नेशन है, लेकिन जापान के अंदर केस और GDP रेशियो भारत से ज़्यादा है, 20% है। फिर आता है मनी सर्कुलेशन, जो फिर आता है मनी सप्लाई। क्या होती है? जो मार्केट के अंदर जो मनी सर्कुलेशन करती है, जो भारत के इकोनॉमी मार्केट के अंदर जो मनी सप्लाई में है उसे कहते हैं मनी सप्लाई। इसके अंदर कंपोनेंट आता है, फर्स्ट मनी सप्लाई का कंपोनेंट होता है करेंसी। जो इंडिविजुअल के पास में, हम सब के पास में जो पैसा हाथ में है वो है करेंसी सारी। फिर होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है कि ऐसा डिपॉजिट जो आप अगर लेना चाहे उसमें आप पैसा मांग सकते हो। जैसे मान लो मेरा करंट अकाउंट है किसी बैंक में, तो करंट अकाउंट में क्या होता है कि मैं जब भी डिमांड जनरेट करूं बैंक को मेरे को पैसा देना ही होगा। तो ये होता है करंट अकाउंट। क्या हो गया? डिमांड डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि सेविंग अकाउंट का कुछ पार्ट तो होता है डिमांड डिपॉजिट, कुछ पार्ट होता है टाइम डिपॉजिट। क्योंकि कोई भी बैंक होता है वो ट्रांजेक्शन की लिमिट तय करता है कि आप सेविंग अकाउंट में पर मंथ में इतना ट्रांजेक्शन कर सकते हो। सेविंग अकाउंट में 1 लाख या 2 लाख से ऊपर का अगर पेमेंट लेते हो तो आपको मैनेजर से परमिशन लेनी होती है। तो सेविंग अकाउंट का जो पार्ट डिमांडेड है वो डिमांड डिपॉजिट में आता है। तो करंट अकाउंट डिमांड डिपॉजिट में आ गया, सेविंग अकाउंट का डिमांडेड पार्ट डिमांड डिपॉजिट में आ गया। फिर होता है TD, होता है टाइम डिपॉजिट।
एक टाइम डिपॉजिट के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट में क्या है, मैंने लमसम 5 लाख रुपए बैंक में जमा करा दिए 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद में बैंक क्या करेगा, 5 लाख के साथ में जो भी इंटरेस्ट बनता है वो मेरे को पेमेंट करेगा, एक टाइम के बाद में पेमेंट करेगा। उससे पहले अगर मैं डिमांड करता हूँ तो मेरे पर पेनल्टी लगेगी। तो टाइम डिपॉजिट क्या, एक टाइम के बाद में मैच्योर होते हैं, उस टाइम के बाद में आपको मिल जाते हैं। रिकरेंट डिपॉजिट क्या होता है तो टाइम डिपॉजिट है, लेकिन उसका पेमेंट अपने को एक निश्चित टाइम के बाद में करना होता है, ये होता है रिकरेंट डिपॉजिट। तो मनी सप्लाई के अंदर क्या होता है, जैसे जिन पर्सन के हाथ में करेंसी वो, और पर्सन की पोस्ट ऑफिस के अंदर या बैंक के अंदर डिपॉजिट हो, वो डिपॉजिट चाहे टाइम डिपॉजिट हो, वो डिपॉजिट चाहे डिमांड डिपॉजिट हो, वो दोनों कैलकुलेट होते हैं। लेकिन कभी भी गवर्नमेंट जो डिपॉजिट करती है या जो बैंक डिपॉजिट करता है, ये इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट जो डिपॉजिट करती है, जो बैंक डिपॉजिट करता है, ये कभी भी मनी सप्लाई के अंदर नहीं आता। जैसे गवर्नमेंट का आरबीआई के अंदर अकाउंट होता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एक ट्रेजरी मेंटेन होती है। बैंक भी क्या करते हैं कि CRR के रूप में आरबीआई के अंदर पैसा जमा करते हैं। तो आरबीआई के अंदर बैंक का जो जमा पैसा है या गवर्नमेंट का जो आरबीआई में पैसा जमा है, ये कभी भी मनी सप्लाई के अंदर नहीं आता, क्योंकि मार्केट के अंदर जो डिमांड क्रिएट करते हैं वो कस्टमर क्रिएट करते हैं। और आरबीआई और बैंक और गवर्नमेंट, तो आरबीआई क्या है कि मनी प्रोड्यूस करती है, बैंक क्या है मनी को लैंड करते हैं, और मनी को सप्लाई करती है गवर्नमेंट और आरबीआई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई के पास में गवर्नमेंट का जमा पैसा या बैंक का जमा पैसा, ये कभी भी मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। मनी सप्लाई मतलब इंडियन मार्केट में जो मनी लिक्विड है, हमारे हाथ में लिक्विड, हमारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में डिमांड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट, या तो ये कैलकुलेशन में आएगी मनी सप्लाई में। वी नेक्स्ट है कि टाइप ऑफ डिपॉजिट क्या है। तो टाइप ऑफ डिपॉजिट में एक आता है डिमांड डिपॉजिट, एक है टर्म डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट में क्या है कि डिमांड डिपॉजिट पेएबल होते हैं, जब भी आप डिमांड क्रिएट करोगे तो चेक से पैसा ले सकते हो। टर्म डिपॉजिट क्या होता है कि पेएबल नहीं होते, जब आपकी मैच्योरिटी पूरी होती है तो आपका पैसा मिल जाता है। डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड विड्रॉल होता है, आप कभी पैसा निकाल सकते हो। लेकिन टर्म डिपॉजिट में क्या है, जब आपका मैच्योर हो जाएगी मनी तो आप निकाल सकते हो। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करते हैं, इसमें ओनरशिप है ना, वो मीडियम ट्रांसफ़र हो सकती है। कैसे कि मान लो इस बंदे के अकाउंट में 5 लाख रुपए है, और ये इस दूसरे बंदे को, ये किसी दूसरे बंदे को 1 लाख रुपए का चेक देना चाहता है, तो 1 लाख रुपए का चेक देने पर इन 5 लाख रुपए पर इसका जो अधिकार था, उसमें से 1 लाख रुपए का अधिकार इसने क्या कर दिया, ओनरशिप इसको शिफ्ट कर दी। अब ये बैंक में जाके इसके 5 लाख रुपए से 1 लाख रुपए ले सकता है, तो चेक के माध्यम से ओनरशिप को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन टर्म डिपॉजिट के अंदर जैसे एफडी बनाते हैं, तो टर्म डिपॉजिट के अंदर कभी भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम नहीं कर सकती। हाँ, टर्म डिपॉजिट में नॉमिनी जरूर अपॉइंटमेंट करते हैं कि यदि मेरी मृत्यु होती है सारा पैसा इसको दे दिया जाए। फिर होता है ये हाईली लिक्विड होता है, लिक्विड मतलब इसको आसानी से पैसे में रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, तभी तो हाईली लिक्विड है, तभी मनी सप्लाई में इसको इंक्लूड किया जाता है। इसको भी किया जाता है टर्म डिपॉजिट में, लेकिन इसकी लिक्विडिटी वो डिमांड डिपॉजिट से कम है। करंट अकाउंट की लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि कभी भी बिना किसी लिमिट के आप पैसा निकाल सकते हो। उससे कम लिक्विडिटी होती है सेविंग अकाउंट की, और उससे भी कम लिक्विडिटी होती है टर्म डिपॉजिट की। जैसे कोई भी हमारे करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट का डिमांड लाइबिलिटी पार्ट है, वो किस में आता है, डिमांड डिपॉजिट में। और जितनी भी एफडी है, जितनी भी ये सारी या सेविंग अकाउंट का जो टर्म डिपॉजिट पार्ट है, वो किस में आता है, टर्म डिपॉजिट में। फिर रहता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट में अंतर क्या है। करंट अकाउंट क्या होता है, चेक के द्वारा आप कभी पैसा निकाल सकते हो, अनलिमिटेड विड्रॉल होता है। इसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी होती है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, फिर भी आप 5 से 10 हज़ार जो भी इनकी बैंक लिमिट तय करती है वहाँ तक पैसा निकाल सकते हो। इसमें इंटरेस्ट कभी भी बैंक आप जमा पैसा पर नहीं देती है, और आपको जो मिनिमम बैलेंस रखना होता है वो उसमें ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि बैंक आपको फैसिलिटी देती है। ये ज़्यादातर जो बिजनेस फर्में होती है अपने ट्रांजैक्शन के लिए करंट अकाउंट मेंटेन करती है। फिर है सेविंग अकाउंट, ये क्या करते हैं, डिमांड आप चेक से या स्लिप से कुछ कैसे भी जनरेट करते हो, आपकी पेएबल होता है। पर इसमें जब हमने देखा था कि सेविंग अकाउंट में क्या होता है, कुछ ना कुछ लिमिट होती है कि पर मंथ आप इतना पैसा निकाल सकते हो, पर मंथ इतना ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसमें ऑर्डर फैसिलिटी नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी जनधन योजना स्टार्ट की, इसमें 5,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी है। लेकिन ये क्या बैंक के डिस्क्रिप्शन पर है, यदि आपका ट्रांजैक्शन सही है, यदि आपकी क्रेडिबिलिटी सही है, तब आपको 5,000 का
ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। इसमें क्या होता है, मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। और ये अकाउंट जो जनधन में अकाउंट था वो क्या जीरो बैलेंस पर था। इसमें क्या डिपॉजिट पर आपको क्या इंटरेस्ट दिया जाता है, करंट अकाउंट में नहीं दिया जाता। ये ज़्यादातर घरेलू हाउस होल्ड्स और ये क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट मेंटेन करते हैं। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि चेक फैसिलिटी नहीं मिलती, क्योंकि पैसा निकाल ही नहीं सकते, मेच्योरिटी पर निकाल सकते हो, अगर उससे पहले निकालोगे तो पेनल्टी लग जाएगी। पर आप अपने फिक्स डिपॉजिट, और मान लो आपका 5 लाख का डिपॉजिट है तो उसके आधार पर आप बैंक से लोन ले सकते हो। फिक्स डिपॉजिट तो चलता रहेगा लेकिन आप लोन ले सकते हो। इसमें इंटरेस्ट रेट क्या होती है, सेविंग रेट से ज़्यादा मिलती है। ये भी हाउस होल्ड करते हैं कि कॉर्पोरेट कभी भी फिक्स डिपॉजिट और नहीं करते, कि उनका उद्देश्य होता है बिजनेस रन करना, तो वो क्या इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर जिस तरह से बैंक में होता है उसी तरह से पोस्ट ऑफिस में भी डिपॉजिट होते हैं। एक होता है स्मॉल सेविंग डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट, जैसे बैंक में था। पर ये है कि उसमें करंट अकाउंट कभी भी पोस्ट ऑफिस में रन नहीं होता। ये भी क्या करती है, जो सेविंग अकाउंट में आप स्लिप, क्यों चेक फैसिलिटी तो पोस्ट ऑफिस के पास होती ही नहीं है, तो स्लिप से आप पैसा निकाल सकते हो सेविंग अकाउंट से। इसमें भी रेस्ट्रिक्शन होता है नंबर पर और अमाउंट पर। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम नहीं करता, क्योंकि उसमें चेक फैसिलिटी तो होती नहीं, ओनरशिप ट्रांसफ़र कैसे करोगे। ये लिक्विड तो है लेकिन डिमांड डिपॉजिट से कम लिक्विड है। अगर बैंक के अंदर आपका करंट अकाउंट है उससे ये पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट कम लिक्विड होता है। चेक फैसिलिटी नहीं होती है, बहुत कम इसमें फैसिलिटियाँ होती है पैसा निकालने के लिए। पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पोस्ट ऑफिस क्या होता है, जब फैसिलिटी कम देता है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या करता है, वो जो भी डिपॉजिट होता है उसके इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देता है। तो पर्सन क्या सोचता है कि पैसा बैंक में जमा कराने के बजाय पोस्ट ऑफिस में जमा करा दो ताकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। अगर पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करा दिया तो वो क्या करे, मार्केट से बाहर चला गया, कि पोस्ट ऑफिस पर तो किसी तरह से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी काम नहीं करेगी। तो गवर्नमेंट क्या सोचती है कि मॉनेटरी पॉलिसी काम करे, तो इसलिए गवर्नमेंट का ये प्रयास रहता है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर जो इंटरेस्ट रेट मिलती है उसको कम से कम रखा जाए, ताकि जो पब्लिक है वो अपना पैसा बैंक के पास में रखे। फिर टाइम डिपॉजिट क्या है, वैसे ही जैसे बैंक में था वैसे पोस्ट ऑफिस में कि मैच्योरिटी पर पैसा मिलता है, मैच्योरिटी पर आप विड्रॉ कर सकते हो, मीडियम एक्सचेंज की तरह काम नहीं कर सकता, लिक्विड नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है NSC, ये क्या है, पोस्ट ऑफिस के अंदर टाइम डिपॉजिट है।